नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रुचि ज्ञान गंगा ऑडियो बुक में। यहाँ पर आपको मिलेगी शानदार ऑडियो बुक्स की दुनिया, जहाँ हम आपके लिए बेहतरीन किताबों को आवाज़ मिलाकर पेश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हमारा शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और कोशिकाओं का एक ढांचा नहीं है। यह एक अद्भुत प्रणाली है जो हमारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा से गहराई से जुड़ी होती है। वेलनेस सेंस के इस अध्याय में ओम स्वामी जी बताते हैं कि कैसे हमारी शारीरिक संरचना हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, मनोदशा और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका भोजन, आपकी दिनचर्या और आपके विचार आपके शरीर की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि संतुलित जीवन के लिए अपने शरीर को कैसे समझें और उसकी देखभाल कैसे करें? तो आइए रुचि ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर सुनिए वेलनेस सेंस का चौथा अध्याय, आपकी शारीरिक संरचना, और जानिए अपने शरीर से जुड़ी अनसुनी और चमत्कारी बातें। अध्याय 4, आपकी शारीरिक संरचना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों के लिए आहार कार्यक्रम शानदार ढंग से काम कर सकता है और दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं? कुछ लोग कुछ खास मौसमों में बीमार क्यों पड़ते हैं जबकि दूसरे नहीं? कुछ लोग सिर्फ एक ड्रिंक के बाद क्यों नशे में आ जाते हैं जबकि दूसरे शराब की बोतलें गटक कर भी अपेक्षाकृत शांत रहते हैं? कुछ लोगों की छोटी सी यात्रा के दौरान भी मोशन सिकनेस क्यों महसूस होती है जबकि दूसरे लगातार घंटों यात्रा कर सकते हैं और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? कुछ लोग आधे घंटे की शारीरिक मेहनत के बाद क्यों थक जाते हैं जबकि दूसरे ऊर्जा के अटूट भंडार से संपन्न लगते हैं? हम में से हर कोई एक खास संरचना के साथ पैदा होता है। यह निर्धारित करता है कि हम जो खाना खाते हैं उसे हम कैसे स्वीकार करते हैं, संसाधित करते हैं और अवशोषित करते हैं। यह प्रभावित करता है कि हम अपने आसपास के वातावरण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आयुर्वेद में किसी व्यक्ति की संरचना का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द प्रकृति कहलाता है। इसका मतलब है हमारा आनुवंशिक स्वभाव, हमारी अंतर्निहित प्रकृति। यह सबसे दिलचस्प है क्योंकि प्रकृति के लिए शब्द भी प्रकृति है। हम प्रकृति का एक हिस्सा हैं। हमारी प्रकृति प्रकृति का ही एक अंश है। यह कोई प्रतीकात्मक कथन नहीं है बल्कि एक अटल सत्य है। हम जो भोजन खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं, ये सभी कभी हमारे बाहर थे, वे प्रकृति में थे। एक बार जब हम उन्हें खा लेते हैं तो वे हमारे भीतर होते हैं, वे हम बन जाते हैं, हम उनसे बने हैं। इसलिए अपनी प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है ताकि आप जान सकें कि प्रकृति में से आपको क्या अनुकूल लगेगा। आप जिस दोस्त के साथ पैदा होते हैं वह आपका संविधान है। कुछ लोगों में वात, कुछ में पित्त और कुछ में कफ की प्रधानता होती है। कई लोगों में इनमें से 2 का संयोजन होता है और कुछ दुर्लभ लोगों में 3 दोषों के बीच सही संतुलन होता है। आयुर्वेद में सभी उपचारों और उपचारों का आधार आपका संविधान है। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि आप वात, पित्त या कफ या इनमें से किसी एक विशेष संयोजन से पीड़ित हैं, तो आप जान जाएंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं और कौन से आपको सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। आप जानेंगे कि किस मौसम में आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली सबसे अच्छी होती है और कब सबसे कमज़ोर होती है। आप वजन बढ़ा सकते हैं, वजन घटा सकते हैं। आप ज़्यादातर पुरानी बीमारियों से भी पीड़ित हो सकते हैं। वास्तव में यदि आप इस बात पर पकड़ बना लें कि प्रकृति आपके स्वभाव के अनुसार कैसे प्रतिक्रिया करती है, तो आप लगभग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। आपका संविधान क्या निर्धारित करता है? इससे पहले कि आप यह पता लगाएं कि आप कौन से दोष से हैं, यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके संविधान का आधार क्या है। दोषों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्रकृति और विकृति। प्रकृति आपका स्थायी संविधान है। उदाहरण के लिए
यदि आप गोरे रंग के या बड़े शरीर के साथ पैदा हुए हैं तो आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। आप अपना मूल संविधान नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आंखें बड़ी हैं तो यह भी वैसे ही रहेंगे। प्रकृति व्यक्ति के स्थायी गुणों को संदर्भित करती है। विकृति आपके शरीर में हास्य की वर्तमान स्थिति को संदर्भित करती है। यह पेट की बीमारियों, मौसमी मूड स्विंग और आपके स्वभाव में क्षणिक परिवर्तनों को दर्शाती है। यह एक रोगात्मक अभिव्यक्ति है, यह लक्षणात्मक है और यह अस्थायी है। आपकी प्रकृति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जन्म लेने के बाद प्राप्त करते हैं। यह गर्भ में उस समय सील हो जाती है जब आप गर्भ धारण करते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया है, पूरी संभावना है कि प्रत्येक गर्भावस्था में उसने अलग अलग समस्याएं हुई होंगी। एक गर्भावस्था के दौरान भ्रूण ने दूसरों की तुलना में बहुत अधिक लात मारी होगी। गर्भ में दूसरा बच्चा माँ के खाने के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। फिर भी एक और बच्चा दूसरों की तुलना में अधिक स्थिर हो सकता है। संविधान उस समय निर्धारित होता है जब अंडा शुक्राणु से मिलता है। यह बच्चे के जन्म के समय पूरी तरह से प्रकट और परिपक्व होता है। यही कारण है कि एक शिशु को एलर्जी और अन्य शारीरिक विकार हो सकते हैं, जबकि उसका भाई पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है। ये जुड़वा भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक जैसे जुड़वा भी। ऐसे कई निर्धारक कारक हैं जो आपको वह बनाते हैं जो आप हैं। आपकी अपनी प्रकृति शुक्राणु और अंडे की संरचना पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है आपके माता पिता की संरचना। गर्भाधान के दौरान समय और मौसम आपकी प्रकृति को प्रभावित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। वैदिक और तांत्रिक ग्रंथों में स्वस्थ गर्भाधान सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तरीके बताए गए हैं। गर्भाधान के समय माता पिता के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का बच्चे के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा वैदिक ग्रंथों में दिन के समय संभोग करने की सख्त मनाही है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वात और पित्त दोनों ही बढ़ते हैं। दिन के समय गर्भ धारण करने वाला बच्चा अधिक आक्रामक और आवेगी होने की संभावना रखता है। वात की अधिकता अनिर्णय की ओर ले जाती है। गर्भवती माँ का शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रकृति निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। गर्भाशय की आयु और स्वास्थ्य, जहाँ भ्रूण 9 महीने तक रहता है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देर से गर्भाधारण का मतलब है भ्रूण के लिए कमजोर घर। बड़ी माताओं के बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में एलर्जी के प्रति अधिक प्रवण होते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ के लिए तनाव या अवसाद बच्चे में साधारण एलर्जी से लेकर अधिक गंभीर व्यवहार संबंधी विकार तक कुछ भी पैदा कर सकता है। संक्षेप में, हमारे पास व्यवहारिक रूप से अपने संविधान पर कोई नियंत्रण नहीं है। अपने दोषों का मूल्यांकन करना 7 संबंधित संविधान है। वे हैं वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ और वात पित्त कफ। प्रत्येक दोष के लिए विशिष्ट शारीरिक और मानसिक लक्षण हैं। बस उन लोगों को देखें जो आपके लिए उपयुक्त हैं, उस पर विचार करें और आपको अपनी प्रकृति का पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, यह बिल्कुल सामान्य है कि आपके गुण, उदाहरण के लिए, कुछ में वात और दूसरों में पित्त या कफ हैं। बहुत कम लोग पूर्ण रूप से वात, पित्त या कफ होते हैं। हम में से अधिकांश लोग इनका एक संयोजन है। शारीरिक गुण, शरीर का ढांचा, वात पतले और दुबले होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें ताकत या सहन शक्ति की कमी है। अपने दुबले शरीर में वे अन्य दो दोषों की तरह ही ऊर्जावान हो सकते हैं। उनकी चाल तेज होती है और अक्सर उनकी बाहें लंबी या लंबी होती है, लंबे पैर। उनकी छाती चौड़ी नहीं होती और उनके शरीर की संरचना चौकोर होती है। कंधे छोटे और कूल्हे संकरे होते हैं। उनकी हड्डियां हल्की होती हैं। पित्त के शरीर का ढांचा मध्यम होता है, लेकिन शरीर बहुत सममित होता है। उनके अंग उनके शरीर के बाकी हिस्सों के अनुपात में होते हैं। पित्त काफ़ी लंबे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मांसपेशियां अच्छी होती हैं। वे अच्छे फैशन मॉडल बनते हैं। वे ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन वात जितने फुर्तीले नहीं होते।
पित्त महिलाओं का शरीर प्राकृतिक रूप से घंटे के आकार का होता है और पुरुषों का शरीर प्राकृतिक रूप से वी आकार का होता है। तीनों में से कफ का ढांचा सबसे बड़ा होता है। उनके शरीर मोटे होते हैं और उनका शरीर गठीला होता है। उनकी हड्डियां भारी होती हैं और वे धीरे धीरे चलते हैं। उनके पास बेहतरीन शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति होती है। वात के मिश्रण वाले कई कफ रग्बी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन आदि जैसे खेलों में बेहतरीन एथलीट बनते हैं। जोड़ और मांसपेशियां वात में प्रमुख, कभी कभी उभरे हुए जोड़ होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। कुछ स्क्वाट करें। अगर आपको अपने घुटनों में चटकने की आवाज़ सुनाई दे तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप वात हैं। हालांकि ये चटकने की आवाज़ शरीर में कठोरता के कारण भी हो सकती है। उनके बीच अंतर करना सुनिश्चित करें। वात की मांसपेशियां पतली होती हैं और उनमें लगभग कोई चाबी नहीं होती, सिर्फ मांस होता है। पित्त के जोड़ काफ़ी मजबूत होते हैं जो ढीले, सुडैल और लचीले होते हैं। हालांकि उनके जोड़ अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पित्त स्वभाव के कारण उन्हें अपने जीवन के बाद के वर्षों में गठिया हो सकता है। उनकी मांसपेशियां अच्छी तरह से बनी हुई लेकिन लचीली होती है। उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान वात जितना दुबला नहीं होता, लेकिन फिटनेस और ताकत के दृष्टिकोण से पित्त की मांसपेशियों की संरचना सबसे अच्छी होती है। कफ के जोड़ उनके शरीर के ढांचे की तरह बड़े होते हैं। हालांकि उनके जोड़ अच्छी तरह से गद्देदार और मजबूत होते हैं। खड़े होने पर वे अपने टखनों में बहुत जल्दी थकान महसूस कर सकते हैं, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उनके बड़े शरीर का भार उनके पैरों पर होता है। यह तब भी सच है जब वे ज़्यादा वजन वाले न हों। इससे अक्सर टखनों के आसपास सूजन हो सकती है। उनकी मांसपेशियां अन्य दो प्रकारों की तरह दुबली या लचीली नहीं होती है। शरीर का तापमान। वात को गर्मी पसंद है। वे गर्म वातावरण में सबसे अधिक उत्पादक और आरामदायक होते हैं। साल के अधिकांश समय उनके हाथ पैर और ठंडे रहते हैं। वे तापमान में किसी भी बदलाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और उनका शरीर ऐसे बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। पित्त आमतौर पर गर्म होते हैं। उन्हें सर्दियाँ और ठंडी जलवायु पसंद होती है। वे गर्म मौसम में असहज महसूस करते हैं। वे बदलते मौसम या गर्मियों में उतने परेशान नहीं होते जितने वात सर्दियों में होते हैं। हालांकि गर्मी उन्हें जल्दी थका देती है। जब पारा कम होता है तो उनमें सबसे अधिक शारीरिक सहनशक्ति होती है। कफ साल के अधिकांश समय आरामदायक रहते हैं, लेकिन वे गर्मियों और वसंत को पसंद करते हैं। वात की तरह उन्हें ठंडे दिन पसंद नहीं हैं। इसके अलावा वे गीले दिनों में उदास महसूस करते हैं। सर्दियों और बारिश के दौरान वे ऊर्जा और सहन शक्ति में कभी कमी महसूस करते हैं। सर्दियों में अवसाद, सर्दियों में उदासी या मौसमी अवसाद जैसे विभिन्न मौसमी भावनात्मक विकार एसएडी पित्त की तुलना में वात और कफ को अधिक प्रभावित करते हैं, क्योंकि दो पूर्व दोषों वाले लोग सर्दियों में अवसादग्रस्त लक्षणों का अनुभव करते हैं। शारीरिक वजन। वात आमतौर पर कम वजन वाले होते हैं। अगर वे कम वजन वाले नहीं हैं तो वे निश्चित रूप से हल्के पक्ष में हैं। वे अपने जुनून के बारे में इतने उत्साहित हो सकते हैं कि खाना भी भूल सकते हैं। वात को भोजन छोड़ने में कोई समस्या नहीं है और उनके वजन कम करने की प्रवृत्ति होती है। पित्त आमतौर पर सामान्य वजन के होते हैं। वे अपने शरीर के ढांचे के अनुसार बिल्कुल सही हैं। तीनों में से पित्त के लिए वजन घटाना या बढ़ाना सबसे आसान है। व्यायाम और आहार का भी कोई प्रभाव उनके शरीर पर कुछ ही दिनों में दिखाई देता है। कफ आमतौर पर स्पेक्ट्रम के बाहरी पक्ष में होते हैं। उनके शरीर के सापेक्ष वे अधिक वजन वाले होते हैं। वे आसानी से वजन बढ़ाते हैं और इसे कम करने में बहुत कठिनाई होती है। एक कफ के पास सबसे सख्त आहार योजना हो सकती है, फिर भी उसके लिए एक परिणाम धीरे धीरे आते हैं। वास्तव में वजन कम करना कफ के लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। बाल। वात के बाल आमतौर पर सूखे होते हैं। उनके बाल आसानी से दो मुँहे हो जाते हैं। उनके बाल घुंघरालू होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। वे आमतौर पर पित्त की तरह गंजे नहीं होते, लेकिन उन्हें अपने बालों की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। उनके बाल
आसानी से उलझ जाते हैं। पित्त के बाल ज़्यादातर बहुत महीन लेकिन पतले होते हैं। उनके बाल लंबे और सीधे होते हैं और कभी भी बहुत काले नहीं होते। केकेशियन लोगों में वे सुनहरे या लाल रंग के होते हैं और एशियाई और अफ्रीकी संस्कृतियों में हल्के काले रंग के होते हैं। उनके बाल आमतौर पर वात और कफ की तुलना में कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं। पित्त पुरुष अपने जीवन के बाद के वर्षों में गंजे होने की संभावना रखते हैं। कफ के बाल अक्सर घने और लहराते होते हैं। उनके बाल तैलीय होते हैं और गहरे रंग के होते हैं। हालांकि किसी के बालों का रंग लगभग पूरी तरह से उसकी जाति पर निर्भर करता है, इसलिए सुनहरे बालों वाला केकेशियन पुरुष या महिला भी उतना ही कफ हो सकता है जितना कि काले बालों वाला भारतीय। माथावात के माथे आमतौर पर छोटे होते हैं और हेयर लाइन आगे की ओर होती है, जिससे उनका माथा और भी छोटा लगता है। उम्र बढ़ने के साथ उनके माथे पर स्थायी रूप से झुर्रियाँ पड़ जाती है। आमतौर पर जब वे अपनी भौहें उठाते हैं तो उनके माथे पर 3 रेखाएं दिखाई देती हैं। पित्त राशि वालों के माथे आमतौर पर मध्यम आकार के होते हैं। उनके जीवन के बाद के वर्षों में झुर्रियाँ और रेखाएं बिना किसी विशिष्ट पैटर्न की होती हैं। उनके माथे सादे होते हैं, जिनमें कोई झुर्रियाँ नहीं होती हैं या केवल हल्की झुर्रियाँ होती हैं। कफ राशि वालों का माथा तीनों में सबसे बड़ा होता है। उनके माथे चमकदार और दीप्तिमान होते हैं। उनके जीवन में बहुत बाद तक वहाँ आमतौर पर झुर्रियों का कोई निशान नहीं होता है। आँखें वात राशि वालों की आँखें छोटी और सक्रिय होती हैं। उनकी आँखें धंसी हुई भी हो सकती हैं। वे बहुत झपकाते हैं और शायद ही कभी कुछ सेकंड से ज़्यादा किसी चीज़ पर अपनी नज़र टिकाते हैं। उनकी भौहें आमतौर पर छोटी और मितव्ययी होती हैं। उनकी पलकें सामान्य मोटाई और लंबाई की होती हैं। पित्त राशि वालों की आंखें करिश्माई होती हैं। उनकी पलकें बारीक और पतली होती हैं। उनकी भौहें आलीशान होती हैं, लेकिन कफ राशि वालों की तरह बालों वाली नहीं होती हैं। पित्त की दृष्टि पैनी होती है तथा उनकी आंखें कलात्मक होती हैं। कफ राशि वालों की आंखें बड़ी, मुलायम और चिकनी होती हैं। उनकी निगाहों में एक निश्चित स्थिरता और गर्मजोशी होती है। उनकी आंखों का सफ़ेद भाग बेहद सफ़ेद और उभरा हुआ होता है। उनकी भौहें और पलकें मोटी और शानदार होती हैं। होंठ और दांत वात राशि वालों के होंठ पतले होते हैं, जो आसानी से सूख जाते हैं और फट जाते हैं। उनके दांत कुछ हद तक असमान हो सकते हैं और उन्हें लगातार देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। पित्त राशि वालों के होंठ मध्यम आकार के मुलायम होते हैं। उनका ऊपरी होंठ निचले होंठ से थोड़ा गहरा होता है। उनके दांत मध्यम आकार के होते हैं और आमतौर पर अच्छी तरह से आकार के होते हैं। पित्त राशि वालों को अपने दांतों की उचित देखभाल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये वात और कफ दोनों से अधिक कैविटी से पीड़ित होते हैं। कफ राशि वालों के होंठ बड़े और चिकने होते हैं। उनके पास हल्का सा प्राकृतिक पाउट होता है, जो उनकी सेक्स अपील को बढ़ाता है। उनके दांत आमतौर पर अच्छी तरह से बने और संरेखित होते हैं और तीनों प्रकारों में से सबसे कम देखभाल की आवश्यकता होती है। त्वचा और रंग अपने रंग का विश्लेषण करते समय अपनी जाति को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, सबसे गहरे रंग का कोकेशियन सबसे हल्के पश्चिम अफ्रीकी की तुलना में कई रंगों में हल्का होगा। वात की त्वचा शुष्क और कुछ हद तक खुरदुरी होती है। उन्हें शुष्क और ठंडे मौसम के दौरान इसे झुर्रियों और दरारों से बचाने के लिए इसे ठीक से मॉइस्चराइज करने की आवश्यकता होती है। उनकी त्वचा पतली होती है, जिसके नीचे नसें चलती हुई दिखाई देती हैं। उनका रंग गहरा होता है और उनकी त्वचा ठंडी लगती है। पित्त की त्वचा मुलायम और चिकनी होती है। वात की तुलना में उन पर झुर्रियाँ आसानी से नहीं बनती है। उनका रंग गोरा होता है, लेकिन यह गेहुआ या पीला होता है। गोरे रंग के पित्त को दूसरों की तुलना में त्वचा पर चकत्ते और सनबर्न होने की समस्या अधिक आसानी से होती है। कफ की त्वचा मोटी और चिकनी होती है। उनकी त्वचा तैलीय होती है और झुर्रियाँ उनके जीवन के अंत तक दिखाई नहीं देती। उनकी त्वचा ठंडी और पीली दिख सकती है। उनका रंग गोरा और चमकीला होता है। उनके लिए बहुत कम स्किन केयर काम करता है। हाथ और नाखून वात के
हाथ लंबे और पतले होते हैं। उनके हाथ रचनात्मक और कलात्मक दिखते हैं। वे अच्छे सर्जन और चित्रकार बनते हैं। हथेलियाँ कुछ हद तक सूखी और थोड़ी खुरदुरी होती है। उनकी उंगलियाँ उनकी हथेलियों से लंबी होती है। पतले नाखून होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं। पित्त के हाथ भी थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन वे उनके शरीर के आकार के अनुपात में होते हैं। पित्त अच्छे पियानो वादक और संगीतकार बनते हैं। उनकी उंगलियां पतली लेकिन कुछ हद तक चौकोर होती है। उनकी हथेलियां उनकी उंगलियों से थोड़ी बड़ी होती है और उनके नाखून चौकोर, सुंदर, गुलाबी तथा मुलायम होते हैं। कफ के हाथ छोटे और मोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। उनकी हथेली और उंगलियां एक ही लंबाई की होती है। उनके नाखून छोटे और मोटे होते हैं। उनके सममित हाथों के साथ उनके नाखून कुछ हद तक चौड़े और सफ़ेद दिखते हैं। आवाज़ और भाषणवाद की आवाज़ कम होती है, जो लगभग ऐसा लग सकता है जैसे कि वे केवल गले से प्रक्षेपित हो रही हों। उनकी आवाज़ अगर छाती से प्रक्षेपित हो तो गहरी होती है। वे बहुत बातूनी हो सकते हैं, जल्दी से बोल सकते हैं और एक विषय से दूसरे विषय पर कूद सकते हैं। पित्त की आवाज़ बहुत अच्छी तरह से निकलती है, जो थोड़ी नाक से निकलती है। वे बात की तरह ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बहुत लंबी बहस कर सकते हैं। उनकी बोली में अक्सर चुंबकीय आकर्षण होता है, इस अर्थ में कि वे ईमानदार और भरोसेमंद लगते हैं। कफ की आवाज़ गहरी होती है। वे धीरे धीरे बोलते हैं और लंबे समय तक चुप रह सकते हैं। उनकी बातचीत तैयार भाषणों की एक श्रृंखला की तरह लगती है। कोई बेतरतीब या निरर्थक शब्द नहीं होते। वे दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं और केवल यह सोचने के बाद कि वे क्या कहने जा रहे हैं। पसीना आना। वात को शायद ही कभी पसीना आता है। केवल तभी जब वे भारी शारीरिक व्यायाम कर रहे हों तो उन्हें पसीना आता है। वे बिना किसी पसीने के धूप वाले दिन समुद्र तट पर बैठ सकते हैं। उनका पसीना हल्का होता है और शरीर पर बहता रहता है। उनके शरीर से आमतौर पर बहुत कम दुर्गंध आती है। पित्त को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तापमान में थोड़ा बदलाव होने पर भी उन्हें पसीना आ सकता है। उनके पूरे शरीर पर समान रूप से पसीना आता है। उनके शरीर की दुर्गंध कफ की तरह तेज नहीं होती। कफ को मध्यम रूप से पसीना आता है। उनका शरीर पसीने का इस्तेमाल उन्हें स्वस्थ रखने के लिए करता है। वे अपने शरीर के कुछ हिस्सों में ज़्यादा पसीना बहाते हैं, खास तौर पर उनकी बगलों में। उनके शरीर से वात और पित्त दोनों से ज़्यादा तेज गंध निकलती है। भूख और पाचन। वात की भूख अच्छी होती है। उन्हें सुबह में सही नाश्ता चाहिए, नहीं तो उन्हें सिरदर्द या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है। वात के पेट संवेदनशील होते हैं। अगर वे सामान्य से ज़्यादा खाते हैं तो उन्हें पेट में दर्द या अपच भी हो सकता है। ज़्यादा प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ या मसालेदार भोजन से उनका पेट तुरंत खराब हो सकता है। वे आमतौर पर लैक्टोज असहिष्णु होते हैं। उनका पाचन उनके द्वारा हाल ही में खाए गए भोजन पर निर्भर करता है। पित्त की भूख अच्छी होती है और पाचन क्रिया भी बेहतरीन होती है। वे मध्यम गति से खाते हैं, लेकिन वात की तरह जल्दी नहीं खाते। अगर उन्हें खाना छोड़ना पड़ता है तो वे चिढ़ और बेचैनी महसूस करते हैं। उन्हें दिन में 3 बार खाना चाहिए। भोजन का हिस्सा छोटा हो सकता है, लेकिन पित्त को नियमित अंतराल पर कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वे सिरदर्द या कम ऊर्जा महसूस किए बिना सुबह का पहला भोजन छोड़ सकते हैं। कफ की भूख अच्छी होती है। वे अपनी भूख से प्रेरित नहीं होते, बल्कि अपनी दिनचर्या से प्रेरित होते हैं। वे नियमित रूप से खाते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं और धीरे धीरे पचते हैं। वे बिना किसी परेशानी के आसानी से भोजन छोड़ सकते हैं और उपवास कर सकते हैं। वे बुलिमिक हो सकते हैं। धीमी पाचन और चयापचय के कारण उनका शरीर आंतरिक ऊर्जा भंडार का उपयोग करना सीखता है। नतीजतन आहार संबंधी अनियमितताएं उन्हें मधुमेह के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। नींद का पैटर्न। वात हल्के सोने वाले होते हैं। वे थोड़ी सी भी आवाज़ पर जाग सकते हैं। उन्हें अपनी आवश्यक नींद पूरी करनी चाहिए। अगर यह बाधित हो जाता है या अगर वे एक रात में जितनी नींद लेनी चाहिए उससे कम सोते हैं तो उन्हें अगले दिन खोई हुई नींद की भरपाई करनी होगी, या वे बेचैन और चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें अपनी नींद के पैटर्न को बदलना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए, जेट लैग से उबरने में उन्हें सबसे लंबा समय लगता है। पित्त मध्यम नींद वाले होते हैं। वे हल्की लेकिन गहरी नींद सोते हैं।
तीनों दोषों में से पित्त को तरोताज़ा और रिचार्ज महसूस करने के लिए सबसे कम नींद की आवश्यकता होती है। वे उठते ही बिस्तर से उठना पसंद करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। वे कभी कभी पानी पीने के लिए अपनी नींद के बीच में ही उठ जाते हैं। उन्हें उठने के तुरंत बाद पानी पीना अच्छा लगता है। इससे उनके शरीर को आराम मिलता है। कफ लोग गहरी नींद में सोते हैं और वे बहुत लंबे समय तक सो सकते हैं। वे आसानी से 8 से 10 घंटे सो सकते हैं और फिर कुछ घंटों बाद फिर से सो जाते हैं। सुबह होने पर उन्हें कोई जल्दी नहीं होती। वे दिन की शुरुआत करने से पहले अपने बिस्तर पर लेटना और थोड़ी देर आराम करना पसंद करते हैं। सेक्स ड्राइव। वात लोगों में अच्छी यौन भूख होती है और वे बहुत ज़्यादा सेरेब्रल सेक्स करते हैं। वे अपने मस्तिष्क में पूरा सेक्स कर सकते हैं। वे बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। वे उतनी ही तेज़ी से भावुक हो जाते हैं। वे और भी तेज से चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और बाद में थकावट महसूस करते हैं। वात लोग सेक्स के बाद झपकी लेना पसंद करते हैं। वे अपने जीवन के अंत तक यौन रूप से सक्रिय रहते हैं। उनके प्रजनन द्रव थोड़े पतले होते हैं और आसानी से बहते हैं। पित्त लोग आसानी से उत्तेजित होते हैं और बहुत भावुक होते हैं। वे वात लोगों की तुलना में ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, लेकिन कफ लोगों की तुलना में कम स्थायी होते हैं। पित्त औसत दर्जे के होते हैं। संभोग के बाद उन्हें भूख लगती है। उनके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है और संभोग के दौरान वात और कफ की तुलना में उन्हें ज़्यादा पसीना आता है। वात के विपरीत, जिनके पास फोरप्ले के लिए समय नहीं होता, पित्त अपने पार्टनर की परवाह करते हैं। यह सिर्फ सेक्स नहीं बल्कि पित्त के लिए प्यार का एक कार्य है। कफ को उत्तेजित होने में समय लगता है और तीनों में से सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। वात और पित्त के विपरीत, उनके लिए आवृत्ति से ज़्यादा गुणवत्ता मायने रखती है। उनकी पौरुष शक्ति या प्रजनन क्षमता उत्कृष्ट होती है। अपने भोजन की तरह ही वे संभोग को बिना किसी परेशानी के छोड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें यह करना ही पड़ता है। वे उपवास कर सकते हैं, लेकिन परहेज नहीं कर सकते। संभोग के बाद कफ को कुछ मीठा खाने की इच्छा हो सकती है। मौसमी एलर्जी। जब मौसम के बदलाव के दौरान एलर्जी का प्रकोप होता है तो वात के लोगों की आंखें सूखने लगती हैं। एलर्जी के मौसम में उनकी नाक ज़्यादातर बंद रहती है। बलगम का बहुत कम स्राव होता है। उन्हें सीने में जकड़न का अनुभव हो सकता है, लेकिन वे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। हाई फीवर से पीड़ित होने पर पित्त की आंखें लाल हो जाती हैं। वात की नाक बंद हो जाती है, जबकि पित्त की नाक बहती है। पित्त को छाती में जमाव की समस्या हो सकती है, लेकिन उनकी खांसी ज़्यादातर सूखी होती है। उन्हें सांस लेने में भी कुछ कठिनाई हो सकती है। अक्सर देखा गया है कि पित्त एक ही मौसम में 2 बार बीमार पड़ते हैं। कफ को हाई फीवर होने पर आँखों से पानी आता है। उनकी नाक गाढ़े बलगम से बंद हो जाती है और तीनों दोषों में से सबसे ज़्यादा छाती में जमाव होता है। मौसम के बदलाव के दौरान कफ में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। मासिक धर्म। आयुर्वेद मासिक धर्म को एक सफाई और रिचार्जिंग प्रक्रिया मानता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मासिक धर्म चक्र एक महिला के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आदर्श रूप से एक महिला को अपने मासिक धर्म के दौरान आराम करना चाहिए, क्योंकि इस समय उसका शरीर बदलाव से गुजर रहा होता है और तनाव में होता है। हर महीने प्रकृति एक महिला को गर्भधारण के लिए तैयार करती है। यह गर्भ को बच्चे के जन्म के लिए तैयार करती है। प्रोलिफेरेटिव चरण के दौरान कफ अपने चिकनाई और स्थिर करने वाले गुणों के साथ गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम को बढ़ने के लिए तैयार करता है। यह इसका पोषण करता है। यह प्रवाह और ओव्यूलेशन की समाप्ति के बीच की अवधि है। यदि इस अवधि के दौरान अंडे और शुक्राणु का मिलन नहीं होता है तो पित्त सक्रिय हो जाता है। यह स्रावी चरण है जो ओव्यूलेशन से शुरू होकर मासिक धर्म तक चलता है। इस चरण के दौरान पित्त प्रमुख दोष होता है। महिला के शरीर का बेसल तापमान बढ़ने लगता है। पित्त के बाद वात हावी हो जाता है और ऊर्जा के कम होने के साथ शरीर से मासिक धर्म के खून को बाहर निकालता है। वात को चिंता
मूड स्विंग, नींद में व्यवधान और अन्य लक्षण जैसे पीठ के निचले हिस्से में दर्द और पेट के निचले हिस्से में ऐंठन का अनुभव होता है। मासिक धर्म से पहले उनके पीरियड्स कुछ हद तक अनियमित और कम होते हैं। उनके मासिक धर्म का खून गहरे रंग का होता है और थक्का जम सकता है। वात के लिए इस समय कब्ज होना आम बात है। पित्त के लिए मासिक धर्म से पहले के लक्षणों में स्तनों में कोमलता, गर्मी लगना और चिड़चिड़ापन शामिल है। त्वचा पर चकत्ते और सिर दर्द भी आम है। उनका मासिक धर्म का खून चमकीला लाल और गर्म होता है। पित्त के लिए पीरियड्स वात से ज़्यादा लंबे होते हैं। उन्हें ऐंठन का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन वात के लोगों की तरह गंभीर नहीं। कुछ पित्त को इस समय पेशाब करते समय जलन का अनुभव होता है। कफ को सूजन, पानी का प्रतिधारण और सूजे हुए और कोमल स्तनों का अनुभव हो सकता है। उनके पीरियड्स वात और पित्त की तरह दर्दनाक नहीं होते। हालांकि उनके पीरियड्स अभी भी भारी हो सकते हैं और खून में अक्सर सफ़ेद स्राव होता है। कफ को अपने पीरियड्स के दौरान सुस्ती और सुस्ती का अनुभव होता है। उनकी चयापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उन्हें सामान्य भारीपन महसूस होता है। मानसिक गुण वात जीवंत और चुलबुले लोग होते हैं। वे उत्साही होते हैं और नई चीज़ों को आजमाने के लिए उत्सुक होते हैं और उन्हें नई जानकारी या अंतर्दृष्टि प्राप्त होने पर अपनी राय बदलने में कोई आपत्ति नहीं होती। वात आमतौर पर बहिर्मुखी होते हैं, हवा की तरह जो कभी स्थिर नहीं रहती। उनकी मान्यताएं जल्दी बदल जाती हैं। उन्हें कई कट्टरपंथी मान्यताएं बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। वात जल्दी चिंतित और बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वे अपनी चिंताओं से उतनी ही तेजी से उबर जाते हैं। वे नई अवधारणाओं को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त पित्त या कफ जितनी अच्छी नहीं होती। वात स्वभाव से काफ़ी साहसी होते हैं और बाहर समय बिताना पसंद करते हैं। वे स्वभाव से ही जल्दी काम करने वाले, मिलनसार और अनुकूलीय होते हैं। वे अपनी नींद के दौरान बहुत सपने देखते हैं, लेकिन अक्सर अपने सपनों को भूल जाते हैं। पित्त आमतौर पर वात की तुलना में अधिक सिर से प्रेरित होते हैं, उद्देश्यपूर्ण और कभी कभी तीव्र। वे महान नेता बनाते हैं। वे प्रेरक और बहस करने में अच्छे होते हैं। पित्त काफ़ी आक्रामक हो सकते हैं और तनाव में आसानी से चिढ़ जाते हैं। वे एक ही समय में चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी होती है और वे काफ़ी आकर्षक हो सकते हैं। पित्त बाहरी गतिविधियों के साथ ठीक हैं, जब तक कि इसमें कठोर गतिविधियां शामिल न हो। वे अधिक बौद्धिक रोमांच का आनंद लेते हैं। उनकी याददाश्त तेज होती है और दिमाग काफ़ी साफ होता है। आलोचनात्मक और भेदक दिमाग रखने वाले पित्त परिणाम संचालित और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। वे अक्सर सपने भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके सपनों में लड़ाई और झगड़े या कम से कम किसी तरह की हिंसा होती है। पित्त कुछ हद तक आवेगी होते हैं। गुस्सा उनकी प्राथमिक कमी है आमतौर पर, हालांकि उनका स्वभाव गर्म होता है। कफ 2 प्रकारों में सबसे स्थिर है, धीमे, स्थिर, सहज और स्वीकार करने वाले। वे महान समर्थक और वफादार अनुयायी भी होते हैं। वे ज़्यादातर अंतर्मुखी होते हैं और तनाव में खुद को अलग थलग कर लेते हैं। कफ वाले लोग घर के अंदर की गतिविधियों में शामिल होने में खुश होते हैं। बाहर घूमना और रोमांच उनकी पसंद नहीं है। वे सीखने में धीमे होते हैं, लेकिन उनकी याददाश्त हाथी जैसी होती है। उनके काम सोच समझ कर किए जाते हैं और शायद ही कभी आवेगपूर्ण होते हैं। उनकी पसंद मजबूत होती है और वे आंतरिक निर्णय नहीं लेते हैं। कफ लोग राय बनाने में समय लेते हैं, लेकिन अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए उन पर टिके रहते हैं। वे आमतौर पर शांत और स्थिर होते हैं और काफ़ी आलसी भी हो सकते हैं। कफ से अक्सर सपने नहीं देखते लेकिन जब देखते हैं तो उनके सपने ज़्यादातर रोमांटिक होते हैं। दोहरा संविधान, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी व्यक्ति का पूर्ण वात, पित्त या कफ होना दुर्लभ है। आमतौर पर लोगों में दोषों का मिश्रण होता है। हालांकि अगर आप खुद का गहराई से आकलन करें तो एक दोष दूसरे 2 की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। आप जितना बेहतर तरीके से खुद का विश्लेषण करेंगे, उतनी ही तेजी से और बेहतर तरीके से खुद को ठीक कर पाएंगे, क्योंकि
आयुर्वेद में सभी उपायों, जड़ी बूटियों और उपचारों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका संविधान कितनी सटीकता से निर्धारित है। आपका दोष और आपकी प्रकृति दर्शाती है कि आपका आनुवंशिक मेकअप आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। 3 शारीरिक द्रव्यों की तरह 3 मानसिक द्रव्य भी होते हैं। तनाव में होने पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यों खाते हैं, जबकि कई अन्य अपनी भूख पूरी तरह से खो देते हैं, है ना। कुछ लोग अपनी आसानी से चिढ़ जाते हैं, जबकि कई लोग सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली परिस्थितियों में भी अप्रभावित रहते हैं। कुछ लोग नशे की लत से क्यों पीड़ित होते हैं, जबकि कई लोग नहीं। अवसाद के दौरान कुछ लोगों का वजन क्यों बढ़ जाता है और कुछ का वजन क्यों घट जाता है। इन लक्षणों का निर्धारण किससे होता है, हमारी मानसिक स्थिति को क्या प्रभावित करता है और हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं। यौगिक ग्रंथों में कहा गया है कि जिस तरह दोष हमारे शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उसी तरह हमारे मानसिक हास्य का एक आनुवंशिक मानसिक स्वभाव बनाते हैं। आपको हमारी यह ऑडियो बुक कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे की आध्यात्मिक यात्रा आपके सहयोग और समर्थन से ही संभव है। धन्यवाद।